इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं सांख्यिकी। क्या है भाई सांख्यिकी? इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये अंग्रेजी में तो इसको स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। ज्यादातर सब्जेक्ट होती है ना सीएस, जैसे फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, मैथमेटिक्स बोला जाता है, तो इस तरह के वर्ड्स आते हैं ना, वो सब्जेक्ट में होते हैं ज्यादातर। ठीक है, ये लैटिन भाषा के स्टेटस से मिलके बना होता है। लैटिन भाषा का कौन सा शब्द है? ये स्टेटस। ठीक है, अदर भाषा भी है, जैसे इटालियन भाषा का बोले तो वो होता है स्टेटिस्टा, ये शब्द है। ठीक है, इनमें आपको क्या है, मेन ये जो आपकी ब्रांच है स्टैटिक्स, ये 1790 में एक गणितज्ञ थे गोडफ्राइड आकनवाली। गोडफ्राइड आकनवाली, इन्होंने सबसे पहले ये स्टैटिक्स शब्द का यूज किया था, और इसका स्टैटिक्स का यानी सांख्यिकी का जन्मदाता भी इन्हीं को ही कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आए नहीं है पर कुछ कहा नहीं जा सकता, आपकी ऐसी ट्रेंड बदलती रहती है, तो ऐसे क्वेश्चन भी हमें ध्यान में रखने हैं। ठीक है, उसके बाद अगर अब देखें कि सांख्यिकी क्या है। सांख्यिकी का दो मतलब होता है। एक तो कह सकते हैं कि सांख्यिकी क्या है, एक सब्जेक्ट है। सांख्यिकी क्या है? एक सब्जेक्ट है। उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे डाटा हैं उनका कलेक्शन वगैरह, उनका क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, ऐसी चीजों को हम पढ़ते हैं। ठीक है, एक तो ये मतलब हो गया। अगर सब्जेक्ट देखें, सांख्यिकी एक सब्जेक्ट भी है, और एक तरह से सांख्यिकी देखें तो वो क्या होता है, डाटा, यानी इसको हिंदी में आंकड़े भी बोलते हैं और समक भी बोलते हैं। इनका अध्ययन करना वो भी सांख्यिकी कहलाता है। ठीक है, सांख्यिकी का दो तरीके से मतलब है, वो एक सब्जेक्ट भी है या फिर डाटा की स्टडी करने को भी सांख्यिकी कहा जाता है। ठीक है, अब कहा जाता है कि सांख्यिकी है वो कला भी है और विज्ञान भी है। यानी विज्ञान को देखते हैं तो हम इसमें नई नई खोज भी कर सकते हैं, और एक तरह की ये आर्ट यानी कला भी है, यानी सांख्यिकी दोनों ही प्रकार से होती है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि सांख्यिकी में डाटा एक्चुअली में होते क्या है, हम किन को डाटा कह सकते हैं, आंकड़े किन को कह सकते हैं। इसके लिए हमें तीन चीजें देखनी होती हैं। क्या? पहली है, क्या वो संख्यात्मक है, उस चीज में संख्या है। क्या वो तुलनात्मक है, हम उसकी तुलना कर सकते हैं क्या। और सहजातीयता का भाव है क्या इसमें। सहजातीयता मतलब एक ही चीज में तुलना की गई है क्या, जाति समान है क्या। जैसे अब मैं कह दूं राम के हिंदी में 20 अंक आए, वह श्याम के 25 अंक आए। सबसे पहले कहा गया है कि संख्यात्मक होना चाहिए, तो संख्या देखिए ना, संख्या का जिक्र है इस बात में। ठीक है, तुलना की गई है क्या, कि राम के इतने हैं और श्याम के इतने हैं, तुलना की गई है। सहजातीयता मतलब दोनों तरफ अंक की ही बात हो रही है ना, ये तो नहीं है कि राम के 20 अंक है वह श्याम 25 वर्ष का है। एक तरफ अंक है तो दूसरी तरफ भी अंक ही होना चाहिए। तो हाँ, अब कह सकते हैं कि ये डाटा है, आंकड़े। अब ये चीज हम कह सकते हैं। ठीक है, ये पूर्णतः डाटा में आता है। अब उसके अलावा ये जो डाटा होते हैं, डाटा में हमें क्या क्या होता है, इनका क्रम ध्यान रखना। डाटा यानी समक, इनका हम क्या करते हैं। सबसे पहले अगर मान लो जैसे आपके सामने एक चीज आई, क्या कि पशु गणना, इस बार कौन सी थी, 20वीं थी। 20वीं पशु गणना के जो आंकड़े हैं आपको किस तरह से दिए होते हैं, सारणी बना के दिए होते हैं। तो वो ऐसे ही कैसे आ गए, उसके लिए पहले तो बहुत काम हुआ होगा।
ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, उन डाटा की हम यानी संख्यों की, आंकड़ों की हम क्या करते हैं, पहचान करते हैं कि मतलब हाँ ये गाय के आंकड़े हैं, ये इस जानवर के हैं। इस तरह से हम उन आंकड़ों की पहचान करते हैं, ठीक है। पहचान करने के बाद हम उनका क्या करते हैं, संग्रहण यानी कलेक्शन करते हैं। पहले तो पहचानते हैं कि भाई ये वाला आंकड़ा है, ये मोर का है, ये किनका है, ये गाय का है, ये भैंस का है, ये ऊंट का, उनकी पहचान करते हैं। फिर उनको इकट्ठा करना शुरू करते हैं। क्रम याद रखना। इकट्ठा करने के बाद हम क्या करते हैं, फिर उनको प्रस्तुत करते हैं, प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुत भी दो प्रकार से हम करते हैं। पहला कैसे प्रस्तुत करते हैं, वर्गीकरण करके, और दूसरा होता है वर्गीकरण के बाद होता है एक सारणीयन। यहां थोड़ा सा देखना भाई, वर्गीकरण पहले होगा या सारणीयन पहले होगा? पहले वर्गीकरण होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो आंकड़े हैं ना, तो पहले तो हम ऐसे बांटेंगे कि भाई ये गाय के आंकड़े हैं, ये भैंस के आंकड़े हैं, ये ऊंट के आंकड़े हैं, हम सबको आपस में बांटेंगे। वर्गीकरण हो गया ना। फिर उसको बाद एक सारणी बनाएंगे, उसमें कह देंगे कि ये गाय के हैं, ये भैंस के हैं और ये वाले ऊंट के। इस तरह से यानी वर्गीकरण है वो सारणीयन से पहले की प्रक्रिया है, ध्यान रखना। पहले वर्गीकरण होता है, फिर सारणीयन होता है। यानी वर्गीकरण है वो सारणीयन का आधार है, याद रह जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो पूछी जा सकती हैं। उसके बाद आता है डाटा का विश्लेषण, यानी उसको एनालिसिस करना। अब ये सारणी बन गई ना, अब हम क्या करते हैं, जैसे हमारे टॉपिक होता है तो हम उसको याद करते हैं कि देखो भाई गायों की संख्या में पिछली बार से बढ़ोतरी हुई है, भैंस में कमी हुई है। इस तरह से हम उसका एनालिसिस करते हैं, क्या चीज बढ़ी है, क्या घटी है, सबसे ज्यादा कौन आया, सबसे कम कौन आया। इस तरह से हम क्या करते हैं, उसका विश्लेषण यानी एनालिसिस करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में लास्ट आता है डाटा का निर्वचन। लास्ट क्या आता है, डाटा का निर्वचन। निर्वचन यानी क्या होता है निर्वचन, व्याख्या करता है, इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन व्याख्या करना, यानी अब हम सारणी को एनालिसिस कर दिया हमने, फिर हम अब इसकी अच्छे से व्याख्या करके बता सकते हैं कि हाँ भाई कि पहले सालों में अब इन साल है ऊंटों की संख्या में कमी हो रही है तो उधर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस तरह से हम उसकी क्या कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं। समझ आई? ये था हमारा डाटा और उनके प्रकार वगैरह, ठीक है ना, उनके क्रम क्या है, हम कैसे उनको दिखा सकते हैं, ये सारी चीजें। नेक्स्ट, डाटा के प्रकार। डाटा के क्या प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? प्राथमिक और ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और कैसे बनते हैं, आपको एग्जाम्पल देके पूछा जाएगा कि कौन से आंकड़े प्राथमिक यानी प्राइमरी डाटा है और कौन से द्वितीयक यानी सेकेंडरी डाटा है। अब देखो क्या होता है कि मान लो अगर आपने खुद मेहनत करके अगर कहीं से डाटा इकट्ठे किए हैं, जैसे मैं कह दूं कि इस कमरे में टेबल कितनी है काउंट करो, अब आप खुद काउंट करोगे ना उस चीजों को, तो वो आपके लिए क्या है, प्राथमिक डाटा है, ठीक है। आपने काउंट किए और किसी और ने आके कॉल से था, उन्होंने डायरेक्ट आके आपसे पूछ लिया कितने से बताना मेरे को गिनने नहीं पड़ेंगे, तो आपने डायरेक्ट उसको बता दिया, तो दूसरे के लिए वो आंकड़े क्या है, द्वितीयक आंकड़े। अब हो सकता है कि आप उसे गलत भी तो बता सकते हो, या फिर आप गलती से आपके नंबर कंफ्यूज हो जाए, उसको बताते टाइम आपको ध्यान न रहे, आप 25 की जगह 24 बता दो। तो जो प्राइमरी जो आंकड़े होते हैं वो विश्वास के लायक होते हैं, क्योंकि वो आपने खुद नहीं इकट्ठे किए होते हैं। जहां बात करें अगर सेकेंडरी डाटा की, वो अविश्वसनीय होते हैं, उन पर विश्वास नहीं कर सकते। क्या पता उसमें लिखने और बताने वाले ने सही बताया या गलत बताया, या शायद बताया सही हो लिख गलत दिया हो। जैसे न्यूज़पेपर में जो आंकड़े आते हैं, अब जो खुद न्यूज़पेपर वाला है जो न्यूज़ जा के इकट्ठा करता है, उसके लिए वो सारे डाटा क्या है, प्राइमरी। और वही न्यूज़ जो आगे वाले दिन अखबार में छप के आती है, वो हमारे लिए क्या है,
द्वितीयक आंकड़े, क्योंकि हमने वो खुद ने नहीं इकट्ठे किए। तो अगर आपको पता करना हो कौन से प्राइमरी है कौन से सेकेंडरी है, तो आप ये सोच लेना कि आपने वो खुद इकट्ठे किए हैं क्या। नहीं किए तो सेकेंडरी है और किए हैं तो प्राइमरी। ठीक है, जैसे अब ये ग्रंथ वगैरह लिखे होते हैं, ये क्या है, द्वितीयक आंकड़े। हमारे लिए पूछा जाए तो क्या है ये हमारे लिए द्वितीयक आंकड़े, क्योंकि हमने ये खुद ने इकट्ठे नहीं किए। बस इतना ही याद रखना कि आपने खुद ने ये किया है, नहीं किया तो द्वितीयक है, खुद ने किया है तो कैसे है, प्राइमरी। समझ आ गई बात? जनगणना एक्टिविटी क्या जनगणना, अब जिनको जनगणना में लगाया जाता है वो तो खुद कर रहे हैं, उनके लिए प्राथमिक है। लेकिन जब लास्ट में जब हमारे पास आंकड़े आते हैं तो वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, द्वितीयक। ठीक है, तो मेनली लगभग के लिए वो आंकड़े कैसे हैं, द्वितीयक। समकों का चित्र में प्रस्तुतिकरण, समकों का चित्र में प्रस्तुतिकरण, यानी हमारे पास जो डाटा है उनको हम चित्र बना के कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, इनके लिए हमें देखना है कि चित्रों के प्रकार कैसे होते हैं। चित्रों के प्रकार, एक तो होता है 1D, 1 डायमेंशनल, एक विमीय, जिसकी एक विमा होती है। उसके बाद एक विमा यानी सिर्फ लंबाई हो उसकी। ठीक है, दूसरा होता है 2D, द्विविमीय, 3D, 3 विमीय, जैसे जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, 2D में लंबाई और चौड़ाई है। फिर उसके बाद में आते हैं, मेनली आता है, एक होता है चित्रलेख, चित्रलेख जिसको बोलते हैं पिक्टोग्राम। इंग्लिश के नाम भी याद रखना, पिक्ट मतलब पिक्चर, वहां से आपको अंदाजा लग जाएगा कि पिक्टोग्राम क्या होता है, चित्रलेख होता है। उसके अलावा एक आता है मानचित्र, मानचित्र के अलावा है हिस्टोग्राम यानी आयत चित्र, हिस्टोग्राम यानी इसको बोला जाता है आयत चित्र। उसके अलावा एक आता है तोरण वक्र, तोरण वक्र या ओजाइक, या इंग्लिश में बोलते हैं इस तरह से ओगाइक कर्व। ठीक है, इसके अलावा एक आता है हिस्टोरिग्राम यानी कालिक चित्र, काल यानी समय, हिस्ट्री से, इतिहास से संबंधित जो आपको ग्राफ दिए जाएंगे वो क्या होंगे, हिस्टोरिग्राम यानी कालिक चित्र। ठीक है, उसके अलावा एक होता है विक्षेप चित्र, विक्षेप चित्र, स्कैटर्ड ग्राफ। अब देखो आपके फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा 2D ग्राफ है या नहीं है। ठीक है, तो ये कौन कौन से होते हैं भाई, सबसे पहले पढ़ते हैं हम 1D ग्राफ के बारे में, यानी एक विमीय ग्राफ कौन कौन से होते हैं। इनमें आते हैं रेखा चित्र, सरल, अभी देखेंगे ये कैसे होते हैं, सरल दंड चित्र। उसके अलावा बहुदंड चित्र, घटक दंड चित्र, और नेक्स्ट है विचलन दंड चित्र, विचलन दंड चित्र। ठीक है, ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 3 इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में जो बुक्स में दिए होते हैं वो ये वाले हैं। ठीक है, छोटी क्लासों में दिए होते हैं इनके बारे में। क्या होता है कि जब हम ग्राफ बना रहे हैं उसमें एक ही विमा का यानी एक ही लंबाई का यूज करेंगे। कैसे कि जैसे मान लेते हैं कि अब जैसे गर्मी ज्यादा है तो हर शहर का टेम्परेचर कितना है, जैसे मान लें कि दिल्ली का टेम्परेचर कितना है, तो दिल्ली का हम मान लेते हैं यहाँ 10 है,
20 है, 30, 40, 50 कि दिल्ली का टेम्परेचर कितना जा रहा है 50। तो यहाँ तो सिर्फ शहर का नाम था, इकाई आपने एक ही ली, लंबाई की इतना लंबा इसका ग्राफ मिला है, यानी एक ही विमा का यूज हुआ है। ठीक है, रेखा मतलब लाइन, यानी इस तरह से लाइन बन रही है और एक तरफ क्या होते हैं नाम होते हैं, दिल्ली, मुंबई, ठीक है, जयपुर, उदयपुर, इस तरह से। तो ये वाले डायग्राम क्या होते हैं रेखा चित्र। सरल दंड चित्र क्या होता है, दंड इस तरह से होते हैं, यानी इसी चीज को आप इस तरह से बताते हो कि दिल्ली का टेम्परेचर कहां तक जा रहा है 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक, मुंबई का जैसे मान लो कि आपका जा रहा है 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, इस तरह से ये होता है दंड। और एक भी में क्यों है, क्योंकि एक तरफ संख्या है और दूसरी तरफ नाम देखें, संख्या एक ही तरफ है यानी एक भी में है, बहुदंड चित्र। अब इसी चीज को कहते हैं कि जो दिल्ली है उसका अधिकतम तापमान तो 50 है और न्यूनतम तापमान हो रहा है उसका 30 हो रहा है, यानी एक ही ग्राफ में आप एक से ज्यादा चीजों को दर्शा रहे हो। बहुदंड यानी दो दंड बनेंगे, एक तो इस तरह से आपने शो कर दिया ऐसे करके, वो तो अधिकतम तापमान को दिखा रहा है, ये वाला न्यूनतम तापमान को दिखा रहा है। तो ये दिल्ली के बहुदंड हो गए, दो दंड आपने बता दिए। इसी तरह मुंबई के बारे में भी आप बता दो, एक ही तरफ बनाने पड़ेंगे कि मुंबई का न्यूनतम तो 30 है लेकिन अधिकतम कितना है 45। मतलब हर शहर की दो दो चीजें हम स्टडी कर रहे हैं, समझ आएगी ना बात। तो इस तरह से ये वाला क्या हो जाएगा बहुदंड चित्र। और उसके अलावा क्या होते हैं घटक दंड चित्र और विचलन दंड चित्र। ठीक है, अब उसके बाद बात आती है 2D की, यानी द्विविमीय डायग्राम कौन कौन से होते हैं, कौन से होते हैं द्विविमीय। देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आयत चित्र के बारे में। आयत चित्र दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं रेक्टेंगुलर और दूसरा होता है हिस्टोग्राम। क्या फर्क होता है, हिस्टोग्राम में क्या होता है, देखो जैसे ये ग्राफ है, द्विविमीय मतलब इधर भी संख्या होगी और इधर भी संख्या होगी, ये बात तो क्लियर है। अब यहां मान लो ऐसे दे रखा है 10, 20, 30, 40, 50, इस तरीके से दे रखे हैं। हिस्टोग्राम में क्या होता है कि यहाँ जो अंतराल होता है वो बराबर होता है, 30 से 40, 40 से 50, यानी जैसे 10 से 20 बच्चों के नंबर कितने आए 20 आए, 20 से 30 बच्चों के नंबर कितने आए 30 आए, 30 से 40 बच्चों के नंबर कितने आए 50 आए, 40 से 50 बच्चों के नंबर कितने आए 40 आए। यानी यहाँ ये अंतराल क्या हो रहा है समान हो रहा है। ठीक है, यानी यहाँ एक सतत श्रेणी है। और उसी की तरह अगर हम देखें रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर मतलब आयत को बोलते हैं, इसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है ना। तो इसमें क्या होगा कि ये वाली संख्या है, ये वाला ग्राफ जैसे ये है 0, 10, 20, 30, 40। अब इसमें कह देता है कि 0 से 5 तक कि 0 से 5 वर्ग तक के बच्चे हैं, 0 से 5 बच्चों के 20 नंबर आए हैं, 5 से 20 बच्चों के 40 नंबर आए हैं, 20 से 27 बच्चों के 42 नंबर आए हैं। इस तरह से आए तो बना ऐसा लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, यानी ये चीज बराबर नहीं है। तो ये क्या है रेक्टेंगुलर और इसमें ये क्या होगा हिस्टोग्राम। समझ आया डिफरेंस इनमें। ठीक है, अगर ये सतत है तो हिस्टोग्राम है, अगर ये सतत नहीं है तो क्या है ये रेक्टेंगुलर है। समझ आएगी बात। उसके बाद में आगे आता है
वर्गाकार। कैसा होता है आप खुद समझ गए होंगे, ये वाला और ये वाला क्या हो, बराबर हो, यानी 10, 20, 30, 40, 50। 0 से 10 है तो यहां भी क्या होगा 10, यानी एक तरह से ये वर्ग बनना चाहिए। 0 से 20 हो रहा है तो यहाँ 20 का इस तरह से वर्ग बनने हैं तो ये वर्गाकार आरेख हो गया। ठीक है, ये ज्यादा काम नहीं आता, ज्यादातर चीजें ये वाली काम आती है। ठीक है, अगर एनसीईआरटी बुक्स में ट्यूशन देखे तो उसके ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, अब एक मेन इंपॉर्टेंट 2D ग्राफ है, वो कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट है वर्ग आरेख। इसको बोला जाता है पाई चार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है, वर्त में सारी चीजें आपको दर्शानी होती है। इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है, जैसे मान लो बजट है, बजट आता है तो वो इसमें पाई चार्ट भी दर्शाएगा। याद रखना कैसे कि बजट में बता देंगे कि ये इतना खर्चा कृषि क्षेत्र में होगा, इतना सेवा क्षेत्र में होगा, इतना उद्योग में होगा, इतना अन्य में होगा। इस तरह से जब चीजें दिखाई जाती है तो वहां कौन सा चार्ट काम आता है, पाई चार्ट, यानी वर्तारेख। ये नाम आएगा पाई चार्ट, ना कि वर्तारेख। हिंदी में भी यही लिखा होगा पाई चार्ट। इस पे क्वेश्चन आया था कि घर में जब आप पानी की उपलब्धता को देखते हो तो आप किस आरेख का यूज करते हो। तो घर में पानी कहाँ, पीने में, कपड़े धोने में, नहाने में, अन्य में। ठीक है ना, तो इस तरह से हम चीजों को बांट सकते हैं ना। तो वहां कौन सा ग्राफ आया, पाई चार्ट। समझ आ गई। एक ही चीज में अगर आप देखते हो, हिस्सा देखते हो, तो वहां क्या काम में आता है, पाई चार्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है 2D के अंदर। समझ आ गई क्या भी चीजें। अब उसके अलावा आगे क्या है, 3D डायग्राम क्या होते हैं, जिनमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई भी हो। इनको हल करने के लिए ज्यादातर लघुगणक का यूज किया जाता है। लघुगणक यानी log 10 वगैरह इस तरह की आगे वैल्यू आती है, ये बड़ी क्लासों में आती है। बस इतना याद कर लेना कि लघुगणक का प्रयोग किन आरेखों में काम में लिया जाता है, 3D आरेखों में, त्रिविमीय आरेखों में। ठीक है, उसके बाद 3D क्या है, त्रिविमीय यानी 3 विमा। जैसे आपको अगर ग्राफ में घन, घनाभ इस तरह की चीजें दिखानी है तो वहां आपको कौन से ग्राफ लेने पड़ेंगे, 3D ग्राफ। ठीक है, उसके अलावा चित्रलेख, छोटे बच्चों की जो किताबें आती है ना, पहली वाली थी, एक है ना ऐसे का मतलब होता है 10। अब बताओ ये कितने हो गए, 30। और एक में आधा बना देते थे, होता है ऐसा, एक डायग्राम का आधा बना देते थे कि एक का मतलब 10 है तो 10, 20, 30 और आधा मतलब 5 होगा, 35 हो गए। तो इस तरह से ये ग्राफ बना के बच्चों को बताया जाता था, वो कैलकुलेट करते थे चीजों को। तो ये वाले क्या होते थे, चित्रलेख यानी पिक्टोग्राम। मानचित्र तो आपको पता है ज्योग्राफी से रिलेटेड होता है। ठीक है, अक्षांश से स्थिति वगैरह को दर्शाने के लिए काम में लिया जाता है। हिस्टोग्राम आय चित्र आपने पढ़ ही लिया। ये देखो तोरण वक्र, ओजाइल या ओगाइल कर्व किसे बोलते हैं। जब हम माध्यिका के चैप्टर को पढ़ेंगे, माध्यिका में क्या होगा, आप स्पेशली इसको ऐसे ध्यान रखना कि केंद्रीय प्रवृत्ति का जो माप होता है, कोण, मध्य, माध्यिका बहुलक में जो माध्यिका होती है, माध्यिका के लिए ये तोरण वक्र बनता है। समझ आ गई कैसे बनेगा, ध्यान दो यहाँ पे। जैसे ऐसे होगा 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, आपको इस तरह से ये वर्ग दिए होते हैं। हम इनको 2 टुकड़ों में बांट सकते हैं। क्या, एक तो हम इस सारणी को ऐसे बना सकते हैं कि 10 से अधिक, 20 से अधिक कितने हैं, 30 से अधिक कितने हैं। एक तो इस तरह से बना सकते हैं हम इस सारणी को कि 10 से अधिक बच्चे कितने हैं, तो यहाँ सारणी बन जाएगी।
एक उल्टा बना सकते हैं, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, एक इस तरह की भी सारणी बना सकते हैं। इनसे दो प्रकार की सारणी बना सकते हैं और दोनों का ही क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। दोनों का ही क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। तो जब दोनों का ग्राफ हम बनाते हैं, एक का तो घटते क्रम में होगा और एक का बढ़ते क्रम में, ये ग्राफ जहां काटता है ना, उसका मान देख लेते हैं एक्स एक्स पे कितना है। ये होती है माध्यिका, यानी माध्यिका को आप ग्राफ से भी ज्ञात कर सकते हो। एक तो तरीका होता है कैलकुलेशन करके, एक ग्राफ से भी आप ज्ञात कर सकते हो। तो वहां जो ग्राफ बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, त्वरण वक्र। ठीक है, यानी एक तो होती है से कम प्रकार की संचयी बारंबारता, से अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता। दोनों सारणियों से जब हम ग्राफ बनाते हैं और वो ग्राफ जहां काटते हैं उनसे हमें क्या मिलती है, माध्यिका। तो वो जो ग्राफ होता है हम उसको क्या बोलते हैं, त्वरण वक्र, कोसाइन या कोसाइन कर्व। समझ आ गई बात। फिर आता है हिस्टोग्राम, कालिक चित्र, यानी ऐसा ग्राफ जिससे आप हिस्ट्री की, इतिहास की चीजें देख के पता कर सकते हो। ठीक है, तो वो कैसे होंगे, हिस्टोग्राम हो जाएंगे। ठीक है, समझ आ गई कि डाटा को हम कैसे हम प्रस्तुत कर सकते हैं, ये किस किस प्रकार के डाटा होते हैं। ठीक है, होलोग्राम नहीं बनी है ना, होलोग्राम अलग चीज होती है। किसी का वो एक तरह से कार्टून रूप से उसको दिखाते हैं ना, होलोग्राम बनाया जाता है, उसकी नकली छवि बनाई जाती है। नकली जो मॉडल बनाया जाता है, एक तरह से 3D मॉडल बनाया जाता है, होता होलोग्राम। हाँ, वो अलग चीज होती है। हाँ, उसी में कह सकते हैं, वो इनमें नहीं आता। अब हम पढ़ रहे हैं आगे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। अब ये किस किस प्रकार के होते हैं, देखो इसमें 3 प्रकार होते हैं। एक तो होते हैं गणितीय माध्यम, एक होते हैं स्थिति माध्यम और एक होते हैं व्यापारिक माध्यम। गणितीय माध्यम कौन कौन से होते हैं, जैसे एक तो होता है समांतर माध्यम, समांतर माध्यम। एक होता है गुणोत्तर माध्यम और एक होता है हरात्मक माध्यम, जिसमें से हमें सिर्फ समांतर माध्यम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, स्थिति माध्यम कौन कौन से होते हैं, माध्यिका और बहुलक, जिनको हमें पढ़ना है। और एक होता है व्यापारिक माध्यम, जिसमें होता है, एक तो होता है चल माध्यम, एक होता है संगृहीत माध्यम, एक होता है परगामी माध्यम। बस नॉर्मली ध्यान रख लेना, ट्यूशन नहीं आता, हमें सिर्फ इन चीजों को पढ़ना है। और आजकल जो लेटेस्ट जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो थ्योरेटिकल भी नहीं, कैलकुलेशन टाइप वाले ही बन रहे हैं। ठीक है ना, तो फिर भी लेकिन हमें इनकी थ्योरी पढ़नी है, अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले ताकि वो हमें आए। ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं गणितीय माध्यम में सबसे पहला समांतर। अब कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप क्या होते हैं, ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं समांतर माध्यम, दूसरा होता है माध्यिका और तीसरा क्या होता है, बहुलक। यानी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कितने प्रकार के होते हैं, 3। मुख्यतः कितने होते हैं, 3। समांतर माध्यम को हम x बार से प्रदर्शित करते हैं, माध्यिका को हम m से प्रदर्शित करते हैं और बहुलक को हम z से प्रदर्शित करते हैं।
ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इनमें संबंध क्या होता है। संबंध को हम पहले पढ़ लेते हैं, बाद में इनको अलग अलग पढ़ लेंगे। अब देखते हैं, इनको पढ़ते हैं पहले अच्छे से। इनमें संबंध से भाई बहुत क्वेश्चन आए हैं, इनका आपस में जो संबंध है उनसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, तो इनको पहले ध्यान से देखना। और फॉर्मूला एक ही है, उसको भी ये कई तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ ध्यान रखना क्या है कि सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं, इनमें संबंध का क्या फॉर्मूला होता है। आपको एक तरीका याद रखना है कि जो जितने वर्णों से, पूरे वर्णों से बड़ा होगा उसको उतने से ही गुणा करना है। सबसे पहले देखो, 3 में से जब 2 घटाते हैं तो क्या बचता है? 1 बचता है। बचता है 3। आपके पास 3 शब्द है, मध्य, मध्यिका और बहुलक। मध्य कितने वर्ण है उसमें पूरे? 2। विधेय तो आता है ना, तो 2 को किससे गुणा करोगे? मध्य से। 3 किसमें है? माध्यिका में। 1 2 3 है तो आता है, और 1 बचा बहुलक, ये बचा फिर, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखना, 3 - 2 = 1। 3 क्या है? माध्यिका, -2 गुणा मध्य और बराबर 1 बहुलक, ठीक है। अब आपको देखो, इनको ऐसे लिखना है, माध्यिका को m से x बार और बराबर आपका मेन फॉर्मूला ये है। अब इन्हीं से आपको और भी कई फॉर्मूले पढ़ाने हैं और वो एग्जाम में आते हैं, तो ध्यान रखना इन चीज का। अब पहले मेरा मन कर रहा है कि ये m 3 है तो मैं इसको भी 3 कर दूं 3। कैसे करूं भाई? -2x बार है, अगर मैं इसमें 1x बार और घटा दूं तो ये भी कैसे हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे ना। तो 1 घटाया है तो 1 जोड़ना भी पड़ेगा, फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। 1 घटा रहे हैं तो 1 हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे, और बराबर में क्या है? z। ऐसा क्यों किया? क्योंकि m तो 3 है, तो अब ये x भी कितने हो जाएंगे? 2 और 1 3, क्योंकि इन दोनों के एक जैसे निशान है ना, तो ये 3 हो जाएंगे। 3m - 3x बार प्लस x बार बराबर z। ये दोनों एक से हैं, ऐसे लगाओ, क्यों पहले से बराबर है ना, तो ये वाला निशान लगाना आपको। 3m - x बार, और ये प्लस का x इधर जाके माइनस का हो जाएगा ना। अब आपको क्या मिला कि m - x बार क्या मिल रहा है? ये 3 इधर है तो यहाँ कहाँ जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? इसको क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या? कोई फर्क पड़ता है? इसको 1 से गुणा करोगे तो यही ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा? 3। तो इसको इस तरह से लिखना। एक क्वेश्चन आया था, वो कैसे आया था? ये पूछा था, पता नहीं इनमें से कौन सा था, एक ऐसा और भी है कि जैसे ये था m - x और यहाँ दे दिया a z - x बार, इसका मान क्या है? a यानी इसके गुणा में कौन है? 1/3, तो a का मान कितना हो जाएगा? 1/3। समझ आया? ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां से ये बन गई भी काम की चीज, बन गई ना। इसको भी ध्यान में रख सकते हैं, मतलब किसी तरीके से भी लिख सकते हैं। आपको वर्जन ध्यान होनी चाहिए कि आप ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। क्या पता कौन सा तरीका काम में आ जाए। आपसे ये पूछ रहे कि z - x होता है, वो m - x का कितना गुणा है? 3 गुना। इस तरह की चीजें भी पूछ सकते हैं, ठीक है।
m माइनस एक्स है वो z माइनस एक्स का कितना गुना है, 1/3 गुना। कैसे भी पूछी जा सकती है चीजें, तो आप घुमा फिरा के उनको पढ़ के देखा करो, कोशिश किया करो कि हम इसको और किस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, अब ये था, अब x ने कहा कि मैं तो 3 बन गया, क्या m तो 2 बन सकता है? इसको 2 बना के देखते हैं। कैसे बनाएंगे भाई? 3m को m प्लस 2m हो गया ना फिर, यानी इसके टुकड़े कर दिए क्योंकि इसको 2m बनाना था, ऐसे बना दिया। आगे क्या है, माइनस के 2x और बराबर क्या है, z। समझ आ रहा है? क्लियर है ना चीजें याद रखना। अब m को तो उधर ले जाओ और इसमें से 2 कॉमन ले लो, ऐसे ही बन गया ना। यानी अब इनके अंतर में हम संबंध देख रहे हैं, तो यहाँ क्या मिला, m माइनस एक्स बार बराबर 1/2 z माइनस m। ये वाला था वो क्वेश्चन कि यहाँ पे x लिख दिया, x का मान कितना है, 1/2। यहाँ ये भी लिख सकते हैं, 1/x लिख देंगे। अब कह देंगे x का मान बताओ, x का मान कितना है, 2 नहीं है, कितना हो गया, क्योंकि 1/x के बराबर यहाँ कौन है, 1/2, तो x बराबर कौन हो गया फिर, 2। ठीक है ना, इस तरह से भी आपसे पूछ सकते हैं। अब यहां से आपको क्या मिला, ये वाली चीज देख लो, चाहे ये वाली चीज देख लो। इनको देखो पहले, इसको देखो और इसको देखो, क्या दिख रहा है, ये यहां तक चीजें समझ आ गई क्या, यहां तक क्लियर है कि चीजें? पहले इन पे एक आधा सवाल करते हैं। जैसे अब फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ जाए कि आपको m का मान दे दिया जाए, x का दे दिया जाए, z निकालो, निकाल सकते हो क्या, कर सकते हैं ना? यदि तीनों में से तो कोई भी 2 चीज दे दे तो तीसरी चीज आप निकाल सकते हो। कैसे कि आपको m दे दे 10, कि किसी श्रेणी की मध्य का क्या है, 10 है, मध्य कितना है, 2, तो बहुलक ज्ञात कीजिए। तो 3m माइनस 2x बार बराबर आता है ना z, तो 3 गुना 10, 2 गुना 2, 30 माइनस 4 बराबर 26। आप निकाल सकते हो, ये तो आसान सा। अब क्वेश्चन और कहां से कैसे बनते हैं, एक तो यहां से बन जाएंगे, आपसे पूछ लेंगे कि ये इसका कितना गुना है, एक क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा। तीसरे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, यहां तक तो बात इजी थी, यानी एक ये फॉर्मूला और इस फॉर्मूले से ये 2 फॉर्मूले बनाए। कैसे बनाए थे, एक बार तो इसको 3 किया था, कैसे किया था, x बार को जोड़ के और घटा के वहां से बना लिया था। एक बार m वाले को 2 बनाया था, कैसे, अलग अलग करके m और 2m, जोड़ने में तो 3m हो रहे थे और 2m अलग भी हो गया था, तो इन दोनों में से 2 बाहर निकाल दिया, m को उधर लेके गए थे। ठीक है, ऐसे अपन ने 2 संबंध बनाए थे, ये दोनों संबंधों को ध्यान रखना। ठीक है, तीसरी काम की चीज क्या है अपनी, x बार, m और z, इनके अंतर के अनुपात आते हैं। x बार में से m घटाओ, अनुपात m में से z घटाओ, इसमें से ये घटाया, इसमें से ये घटाया, इसमें फिर ये घटाया, ये क्रम याद रखना। मध्य का बहुलक, मध्य में मध्य का घटाया, मध्य का में बहुलक और बहुलक में मध्य। इन तीनों का जो अनुपात होता है ना, कितने भी है, कोई भी आपको संख्या दे दी, उनका आप पहले मध्य का बहुलक निकालोगे, मध्य में से मध्य का घटाओगे, मध्य का में से बहुलक घटाओगे, बहुलक में से मध्य घटाओगे, और फिर जब उनका अनुपात निकालोगे ना काटने के बाद, आपको हमेशा अनुपात 1:2:3 मिलेगा। ये याद रखने वाली बात है। और पर्सन कैसे आएंगे वो देखो, वो सबसे काम की चीज है। ट्यूशन देखना भी, क्वेश्चन आया है
कि यदि मध्य और माध्यिका में अंतर 20 का है, किसमें? मध्य और माध्यिका में अंतर क्या है? 20 का है। तो आपको कह दे कि माध्यिका और बहुलक में अंतर ज्ञात करो और बहुलक और मध्य में अंतर ज्ञात करो, आपको ये कहते हैं। x माइनस m का मान कितना है? 20। x माइनस m का मान कितना है? 20। यानी किसी का एक तक पहाड़ा पढ़ते हैं तो 20 आता है, तो वो कौन होगा? 20 ही होगा। 20 एक 20। तो अब आगे वाले वर्ग आप बोलो, 20 दूनी 40 और 20 दिए 60, है ना आसान सा? यानी अगर मध्य और माध्यिका का अंतर 20 है तो माध्यिका और बहुलक का अंतर कितना होगा? 40 और बहुलक और मध्य का अंतर कितना होगा? 60, है ना आसान? अब ऐसे ही आप एक सवाल और बताना मेरे को। अगर श्रेणी की माध्यिका और मध्य, श्रेणी की माध्यिका तो है कितनी देर की है? 60। माध्यिका कितनी देर की है? 60। और एक देर है आपको मध्य 30 देर है, देर है ना? और आपको कह दिया कि बहुलक निकालना है, इसकी जरूरत नहीं है। मैंने क्या पूछा? बहुलक निकालना है, ना कि अंतर निकालना है। कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैंने बीच में सवाल को दिया। माध्यिका और मध्य का मान यहाँ रखा, बहुलक निकाल सकते हैं, ठीक है? उल्टा दिया है, एक मिनट मैं समझा देती हूँ। आपको कह दिया माध्यिका है वो 60 है और बहुलक है वो 30 है, तो आपको बहुलक और मध्य का अंतर ज्ञात करना है। माध्यिका दे दी, बहुलक दे दिया, तो आप इन दोनों का अंतर निकाल सकते हो। और किसी एक का भी अंतर पता लग गया तो बाकी दोनों के अंतर तो आप निकाल ही सकते हो। अब यहाँ देखो m और z दिया है, तो m माइनस z कितना हो गया? 30 हो गया। मतलब किसी का 2 तक पहाड़ा पड़ा तो 30 आया, तो वो संख्या कौन सी है? 15। m माइनस z कितना आया? 30। तो किसी का 2 तक पहाड़ा पड़ा तो 30 आया, तो किसका पहाड़ा पड़ा है? 15 का। तो 15 का पहाड़ा और पढ़ लो, 15 एकम 15 और 15 दिए 45। समझ आ गई बात? ऐसे तो इसने क्या पूछा? z माइनस x कितना होगा? 45। समझ आएगी चीजें? ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है। अब ये देखने में ऐसे लगते हैं क्योंकि इस सवालों में क्या होता है कि एक चीज का अंतर दिया हो ना, दूसरी चीजें निकालने लग जाते हैं। ये शॉर्ट तरीका है। इनका अनुपात कितना है? 1:2:3। किसका? वो ध्यान रखना, पहले मध्य, माध्यिका, बहुलक, पहले इसमें से ये घटाओ, फिर इसमें से ये घटाओ। यहाँ देखना, इसमें से ये घटाना है, उल्टा बहुलक में से मध्य घटाना। इस तरह से पूरा सर्कल बनना चाहिए ऐसे। तो अनुपात कितना आएगा? 1:2:3। समझ आएगी क्या चीजें? अब हम पढ़ेंगे सबसे पहला केंद्रीय प्रवृत्ति का माप, क्या? मध्य। सबसे पहले 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे, या तो कोई सवाल दे दिया जाएगा उसको सॉल्व करना होगा, या फिर इसमें थ्योरी के क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? इसकी थ्योरी ही पढ़ते हैं। क्या है इसकी थ्योरी? मध्य क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति का क्या है? एक मान। क्या है? एक केंद्रीय प्रवृत्ति का मान। इससे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? सबसे पहली विशेषता क्या थी कि ये केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है। दूसरी बात, इससे हम
औसत की गणना कर सकते हैं, ये बात ध्यान में रखना। क्वेश्चन बन भी सकता है, जैसे क्या क्वेश्चन बने, कोई भी चीज का औसत निकालते हैं हम, औसत वेतन कितना है, औसत अंक कितना है, तो प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि आप किसी कंपनी के औसत वेतन की गणना करना चाहते हैं, तो आप उनमें से किस केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का प्रयोग करेंगे? किसका करेंगे? मध्य। औसत शब्द इसलिए हम कई बार ये कहते हैं कि मध्य को औसत भी बोलते हैं। वो क्यों कहते हैं कि इस मध्य से हम औसत ज्ञात कर सकते हैं। क्या करते हैं उसके लिए? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, वहां से औसत आपको ज्ञात हो जाता है। ठीक है, औसत के कई क्वेश्चन भी आएंगे, पुराने टाइम में आए हुए हैं औसत के क्वेश्चन, तो हम उन्हें भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब उसके अलावा नेक्स्ट क्या है, इसको समझना, पद विचलनों का योग कितना होगा? 0। पद से विचलन कितना है? जैसे मान लो हमने 3 संख्या देखी, 4, 7 और 5, ये 3 है। अब इसका माध्य निकालो, कितना होता है? 4 और 7 11, 11 और 5 16, ये तो 4 ही रहेगा। 8 जोड़ देंगे, 4 7 11, 5 16 8 24, और 24 में 4 का भाग दिया कितना आ गया? 6। ठीक है, अब किसी भी पद का मध्य से विचलन ज्ञात करो, यानी हर एक का 4 7 5 8, इनका मध्य से विचलन कितना है, यानी ये मध्य से कितनी दूर है। तो सब में से मध्य घटा के, जैसे कल्पित मध्य घटाया था ना, वैसे ही घटा के देखो कितना आ गया? -1। कितना आ गया? 2। ये कितना आ गया? ये कितना आ गया? 3। अब समीक्षा करें, कितना आ रहा है? -2। ये कितना आ रहा है? 1। ये कितना आ रहा है? -1। ये कितना आ रहा है? 2। अब इनका योग करके देखो, माइनस का 3 है और प्लस का ही 3 है, उत्तर कितना आ गया? 0। यानी सभी से अगर मध्य से पद विचलन निकाले तो वो इनका योग कितना आता है? 0। समझ आ गई? तो इसलिए लिखा गया है पद विचलनों का, अगर मध्य से ज्ञात किए गए हैं पद विचलनों का योग कितना होगा? 0। याद रखिएगा, हाँ हमेशा ही होगा। ठीक है ना, अगर मध्य से निकाला है तो। ठीक है, अब एक इसमें है पद विचलनों के वर्गों का योग, ये विचलन निकाल लिया, अब इनके वर्ग करो, 4 1 1 4, 4 और 4 8, 9 और 1 10। ये किससे निकाला था? मध्य से। तो हम ये चीज मध्यिका से भी निकाल सकते थे, यानी इसकी मध्यिका निकालते इन संख्याओं की, और मध्यिका निकाल के मध्यिका से विचलन निकालते और उनका वर्ग करते। इसी तरह इन सब का बहुलक निकालते, बहुलक से विचलन निकालते और उनके वर्गों का योग देखते। तो तीनों में अगर तुलना की जाए तो मध्य से जो विचलनों के वर्गों का योग निकाला जाता है वो न्यूनतम होता है, यानी सबसे कम इसी में प्राप्त होता है। तो प्रश्न क्या बना? प्रश्न ये बना कि निम्न में से किस केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से निकाले गए पद विचलनों के वर्गों का योग न्यूनतम होता है? किसे? मध्य से। या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि मध्य से निकाले गए पद विचलनों के वर्गों का योग होता है 0, न्यूनतम, अधिकतम, 1, न्यूनतम। कैसा होता है? न्यूनतम। ये आपको याद रखना है। समझ आ गई? और ये मध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का एक आदर्श माप भी होता है, सबसे अच्छा माप होता है, इससे वैल्यू अच्छी मिलती है आपको। ठीक है, और उसके अलावा एक कहा जाता है कि इस मध्य का ना बीजीय विवेचन संभव होता है। एक तो ये क्या है?
आदर्श माप होता है, यानी बहुत अच्छे मान देता है आपको। उसके अलावा इसका बीजीय विवेचन है वो संभव होता है। इसका मतलब क्या है? मतलब कैलकुलेशन करना। इससे और भी टाइप की हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे? जैसे इससे हम औसत निकाल सकते हैं, औसत के सवाल देखेंगे वो भी इनसे कर सकते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि इसका बीजीय विवेचन यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी और कर सकते हैं, इससे औसत निकालने का काम कर सकते हैं माध्य की सहायता से। इसलिए ये बात कही गई है, इसका बीजीय विवेचन क्या है? संभव है। ठीक है, नेक्स्ट इसके -2 है, वर्ग करें 4 या देखिए प्लस का क्या है? हाँ, ये बात हमने देखी थी ना, -2 का वर्ग करना है तो -2 को -2 से गुणा करना है। वर्ग का मतलब क्या होता है? किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना। अब गुणा करके देखो, माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4। चाहे माइनस की संख्या हो चाहे प्लस की संख्या हो, समघात होती है ना तो प्लस का ही उत्तर आता है, और विषम घात हो तो माइनस वाले का माइनस उत्तर और प्लस वाले का प्लस उत्तर। समझ आ गई? और समघात हो तो चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, उत्तर किसका आता है? प्लस का ही आता है। मतलब पहले क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं की आपने, है ना? चलो अब देखो आगे। इसमें क्या है? रेखा चित्र यानी ग्राफ नहीं बना सकते। माध्य का कोई प्रश्न है उसमें ग्राफ नहीं बना सकते। माध्य का भी बना सकते हैं, क्या बना था? त्वरण वक्र बना था। इसी तरह बहुलक का भी बना सकते हैं, आवर्ती बहुलक वक्र बनता है। ठीक है, लेकिन माध्य का कोई ग्राफ नहीं बनता, यानी इसका रेखा चित्र हम नहीं बना सकते। और इन तीनों में अगर परिमाप विचलन निकाला जाए, आगे की एक कैलकुलेशन होती है, ठीक है, वो हमें नहीं पढ़नी, लेकिन अगर पूछा जाए कि अगर केंद्रीय प्रवृत्तियों में अगर परिमाप विचलन निकाला जाए तो सबसे अच्छा यानी सर्वश्रेष्ठ कौन सा होता है? माध्य का। ठीक है, तो एक ये वाली बात याद रखना कि इसका जो परिमाप विचलन है वो क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, समांतर माध्य जब हम ज्ञात करते हैं ना तो वो कितना सटीक है और कितना शुद्ध है, उसकी शुद्धता का परीक्षण चर्लियर सूत्र की सहायता से किया जाता है। अगर पता करना हो, जैसे ये तो छोटे मोटे माध्य हैं, कोई बड़े हाई लेवल के माध्य हो, कितना सटीक और शुद्ध आंसर आया है, इसकी शुद्धता का परीक्षण करना हो वो हम किससे करते हैं? चर्लियर सूत्र की सहायता से। ठीक है, तो हमने इनकी क्या क्या विशेषता पढ़ी हुई? सबसे पहले ये केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है, इससे हम औसत की गणना कर सकते हैं, मतलब इसका बीजीय विवेचन भी संभव है कि कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं। ये एक आदर्श माप होता है। पद विचलनों का योग क्या होता है? शून्य। और पद विचलनों के वर्गों का योग क्या होता है? न्यूनतम। किनकी तुलना में? माध्यिक और बहुलक की तुलना में उसका। और इनका रेखा चित्र हम नहीं बना सकते। इनका परिमाप विचलन क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ होता है। और समांतर माध्य की शुद्धता का परीक्षण हम किससे करते हैं? चर्लियर सूत्र से हम करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं? इनको ज्ञात करते हैं। अब इनके हमने थ्योरेटिकल इसको पढ़ लिया ना, अब इसको हम मैथमेटिकल भी पढ़ेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल लेती हूँ मैं पहले। अच्छा, दो बातें और देखो भाई। एक तो ये पूछा जाता है कि ये जो माप है ये मूल बिंदु से और पैमाने से प्रभावित होता है या नहीं होता है। मूल बिंदु क्या होता है? जिसमें इधर प्लस की संख्या इधर माइनस की संख्या, मतलब कुछ जोड़ दे तो आगे बढ़ जाएंगे, कुछ घटा दे तो पीछे आ जाएंगे। तो यानी माध्य में, जैसे माध्य है, हमने अभी किसका ज्ञात किया था? 4, 5, 7 और 8, इनका माध्य ज्ञात किया था। अगर प्रत्येक संख्या में मैं अगर कुछ जोड़ दूं, यानी ये संख्या क्या है? x है मान लिया। प्रत्येक संख्या में अगर मैं कुछ जोड़ दूं
तो मध्य क्या होता है, उतना ही बढ़ जाता है। यानी इन संख्याओं का मध्य कितना आया था, 6 आया था। अब मैं मान रही हूँ कि प्रत्येक संख्या में मैं 2 जोड़ रही हूँ। क्या जोड़ रही हूँ, 2। अब जोड़ के देखो 2 सब 6, 7, 9 और 10। अब इसका मध्य निकालो, कितना हो गया, 16 और 16 32, 32 बटे 4 कितना आया, 8। इनका मध्य कितना आया था, 6। तो मध्य भी कितना बढ़ गया, 2 बढ़ा ना। तो यानी अगर प्रत्येक संख्या में हम किसी संख्या को जोड़ते हैं तो मध्य भी उतना ही बढ़ जाता है, और घटाते हैं तो मध्य भी उतना ही घट जाता है। ये डायरेक्ट याद रखना। प्रश्न आएगा, यदि प्रत्येक संख्या में, किसी श्रेणी की प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो अब मध्य कितना होगा। तो पहले जो मध्य था उसमें 3 जोड़ दिया जाए। कॉमन क्वेश्चन क्या बनता है कि परिवार के कोई 5 सदस्य हैं, ठीक है, उनका औसत आज 20 है, उनकी आयु का औसत क्या है, 20। 3 साल बाद में उनकी आयु का औसत क्या होगा, क्योंकि 3 साल बाद में हर एक इंसान की उम्र में 3 साल की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो हर संख्या में क्या जुड़ेगा, 3। तो मध्य में भी क्या जुड़ जाएगा, 3। तो 3 साल बाद में उनका औसत कितना हो जाएगा, 23। और 3 साल पहले औसत कितना था उनका, 3 साल पहले बोले तो 3 घटा दो 17। समझ आएगी ना बात। ऐसे इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। और जोड़ने और घटाने की बात हो उसको बोलते हैं मूल बिंदु। यानी कि जोड़ने और घटाने से प्रभावित हुई ना संख्या, तो यानी जो मध्य है वो मूल बिंदु से क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। समझ आएगी ना बात आपको। उसके बाद बात करते हैं हम पैमाने की, यानी गुणा और भाग। इसमें प्रत्येक में किसी संख्या का गुणा करके देखो, जैसे 2 से गुणा करके देखो, 2 से गुणा करो, 2 गुणा 4, 2 गुणा 5, 2 गुणा 7 और 2 गुणा 8। अब नई संख्या ये हो जाएगी ना, ऐसे ही बनेगा, ये बनेगा ना। इनका औसत कैसे निकालोगे भाई, ध्यान देना, 4 + 5 + 7 + 8 बटे 4। तब क्या आया था, 6 आया था। अब ध्यान से देखना, इनका मध्य ऐसे निकाला था तो 6 आया था। अब इसमें देखना, इसी को मैं कैसे लूं, सब में 2 है तो मैं 2 को बाहर कॉमन ले लूं, क्या बचा अंदर, 4 + 5 + 7 + 8 और बटे में क्या है 4। इस पूरे का मान कितना आया, इस पूरे का मान कितना है, 6। यानी मध्य भी क्या हो गया, 2 गुना। जब प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया तो मध्य भी कितना गुना हो गया, 2 गुना। ये अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बाकी निकाल तो वैसे ही सकते थे कि दुगुना कर लो, 8 10 14 18 और बटे 4। ये 28 हो गया, ये 28 हो गया, कितना हो गया 56 बटे 4 कितना हो जाएगा 14 16 18 का अकेला, हाँ लास्ट 8 16 और ये 14, ठीक है, 16 14 30 और 18 48 48 कितना हो जाएगा 12। ऐसे निकालो तो भी बात, लेकिन मैंने आपको ये डिटेल से बताया है कि सब में 2 से गुणा कर रहे हैं तो 2 क्या होगा बाहर, और इस पूरे का मान कितना आया था 6, तो यानी मध्य का क्या भी हो गया 2 गुना हो गया। ऐसे ही सब में अगर 2 का भाग लगाते, 2 का भाग लगाते, भाग तो बाद में लिखा जाता है, मैंने लिखा उल्टा है, ठीक है ना, ऐसे लिखा जाता है इसको, 4 भाग 2 प्लस 5 भाग 2 7 भाग 2 और 8 भाग 2। सब में अगर सारी संख्या में 2 का भाग लगाते हैं तो भाग 2 को बाहर निकाल सकती हूँ ना मैं, और नीचे इसके क्या है 4। इस पूरे का मान कितना था 6 भाग 2 कितना आ गया 3। यानी हर संख्या में 2 का भाग लगाया तो मध्य में भी 2 का भाग लग गया। कहने का मतलब जैसा संख्याओं के साथ होगा वैसा ही मध्य के साथ होगा, इसको याद रखना।
जोड़ रहे हो तो जुड़ जाएगा, घटा रहे हो तो घट जाएगा, गुणा कर रहे हो तो गुणा हो जाएगा, भाग कर रहे हो तो भाग हो जाएगा। ठीक है, तो जोड़ने और घटाने में अगर फर्क पड़ता तो ये इससे प्रभावित है, यानी जो माध्य है वो मूल बिंदु से क्या है, प्रभावित है, प्रभावित है या फिर आश्रित है। ध्यान रखिएगा ना ये चीज। और पैमाना है वो क्या है, इससे भी माध्य पैमाने से भी क्या है, प्रभावित है या फिर आश्रित है। याद रखिएगा ना चीजें। रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। अब केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप हैं उन सबको 3 तरीकों से पढ़ना है। एक पढ़ना है साधारण आंकड़ों से, दूसरा पढ़ना है अवर्गीकृत आंकड़े, अगर दिए हो तो आप कैसे निकालोगे, और तीसरा है वर्गीकृत आंकड़े दिए हो तो कैसे निकालोगे। सबसे पहले साधारण आंकड़ों से कैसे निकालोगे कि मान लो आपको संख्या दे दी 3, 5, 7, 1। अब इनका आपको मध्य निकालना है। तो मध्य क्या होता है, मध्य का फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। अब देखो मध्य को हम किससे दर्शाते हैं, x बार। राशियों का योग क्या होता है, योग को हम सिग्मा, ये निशान होता है, और जोड़ते हैं तो हम इसको बोलते हैं समेशन। और राशियां मान लो x है, समेशन ऑफ x बटे राशियों की संख्या हम किससे दर्शाते हैं, स्मॉल n से, स्मॉल n से, कैपिटल N से नहीं, ध्यान रखना। तो ये अपना फॉर्मूला है। अब क्या करना है, राशियों का योग करो, 3 + 5 + 7 + 1, और बटे कितनी राशियां, 1 2 3 4, 3 और 5 8, 7 15 और 1 16 बटे 4। तो मध्य कितना आ गया, 4। ठीक है। या फिर आपसे प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं, पहला तो इस तरह का क्वेश्चन है, दूसरा इस तरह का पूछ सकते हैं कि पहले आपको मध्य बता दिया जाए और एक संख्या गायब कर दी जाए, जैसे 3 x और 7, इसका मध्य कह दिया जाए 6 है। तो ये संख्या x ज्ञात करो। कैसे करोगे, सेम वही पैटर्न रखो, क्या कि मध्य क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। मध्य कितना दे रखा, 6, राशियों का योग करो 3 + x + 7, और राशियां कितनी है, 3। ये कहाँ जाएगा, इधर गुणा में, 3 × 6 = 18, और इधर क्या है, इधर जोड़ते टाइम ध्यान रखना, 3 और 7 10, 10 में x जोड़ोगे तो 10 x नहीं होता, 10 + x होता है, इस चीज को ध्यान रखें। अब x का मान ज्ञात करना है, 10 इधर आके घट जाएगा, x का मान क्या आ गया, 8। एक इस तरीके से। एक तीसरा सवाल जो आपके फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है वो ऐसे पूछा जा सकता है, देखो एक x का सवाल आया था फर्स्ट ग्रेड में। तीसरे टाइप का एग्जांपल देखो क्या दे रखा है, आपको दिया है x + 3, x + 5, x + 7 और x + 10 का मध्य कितना है, 9 है। कितना देखा है, 9 देखा है। हम इसका मध्य कैसे निकालेंगे, मध्य क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। मध्य कितना दिया, 9, राशियों का योग करो, x + 3, x + 5, x + 7 और x + 10। कितनी राशियां हैं, 1 2 3 4 5। ये 5 कहाँ जाएगा, इधर गुणा में,
बराबर अब इसको जोड़ो, x कितने हैं 1 2 3 4 5 और संख्या संख्यालन जोड़ दो 3 और 5 8 7 15 और 10 25 25 x का मान निकालना है ना, ठीक है x को इधर ही रखना है, बाकी चीजों को दूसरी तरफ लाना है। तो पहले किसको लाएंगे 25 को, क्योंकि इसको नहीं ला सकते पहले क्योंकि इसको हटाना पड़ेगा। 25 इधर आके घटेगा क्या बचा 20 45 माइनस 25। अब x का मान कैसे निकालें, गुणा में है तो इधर आके कहां जाएगा भाग में। x बराबर क्या गया इस तरह। तो यानी अब ये संख्या क्या है x क्या है 4 4 प्लस 3 7 4 प्लस 5 कितने हो गए 9 फिर 11 x का मान कितना है 4। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब इनके अलावा और भी कई क्वेश्चन हैं मध्यमातिका बहुलक के, वो हम देखते हैं। कौन सा दिखाना, ये m वाला है, ये तो बहुलक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ बहुलक वाले बदले कई क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट है, इस तरह के पूछे जाते हैं। जैसे ये देखो x व 1/x का माध्य m है। x व 1/x का माध्य क्या है m है। तो आपको x स्क्वायर व 1/x स्क्वायर का माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो आपको इस तरह के सवाल आएंगे और आपको कुछ अलग नहीं करना, जैसे बोलना है वैसे ही आपको लिखना है। सबसे पहले इसने क्या बोला कि आपको कोई भी दो संख्या दे दे, कैसी भी हो सकती है वो, चाहे 10 20 करके दे दे, a b p q करके देख ले, कैसे भी दे सकते हैं। आपको सिर्फ दिमाग में तरीका याद रखना है। क्या तरीका होता है कि जब दो संख्याओं का माध्य दिया हो, तो हमने पीछे सवाल में किया था, कैसे करते हैं कि माध्य क्या होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ये होता है। तो आप ऐसे करो, पहले माध्य कितना देखा है पहले ही m, और वो क्या होता है राशियों का योग और बटे राशियों की संख्या, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस 1/x बराबर कितना आ गया 2m आ गया। ये चीज आपको यहाँ से मिल गई ना। अब आपको निकालना क्या है वो देखो, आपको निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इनका माध्य निकालना है। कैसे निकालते हैं माध्य, राशियों का योग बटे राशियों की, यानी आपको ये तो पता है और आपको इसका मान ज्ञात करना चाहिए, यही बात है ना। कैसे करोगे, अब देखो इनमें क्या संबंध होता है, यानी ये देखो ये तो है a प्लस b, इसका मान आपको दे रखा है और आपको निकालना किसका है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान निकालना है। इनका यूज करके इसका मान निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं, कोई संबंध था क्या इनमें, संबंध देखते हैं क्या होता है। आपने ये पढ़ा था क्या था, पहला कहता मेरी स्क्वायर, दूसरा कहता मेरी स्क्वायर, दो को आया गुस्सा, दोनों को देखो x प्लस 1 क्या होगा, पहला कहता मेरी स्क्वायर, दूसरा कहता मेरी स्क्वायर, यानी अगर पूरे की स्क्वायर करेंगे तो एक की स्क्वायर एक और x की स्क्वायर x स्क्वायर, तो हम सीधा ही लिख लेते हैं इसको। प्लस 2 को आया गुस्सा,
दोनों को पास दिखाया, मतलब गुणा में दिखाया, यही था। x प्लस a बटे x का मान कितना है 2m, तो यहाँ रख दो। ये इसका मान तो निकालना ना, तो इसको तो ऐसा वैसे ही रखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर। यहाँ देखो x से x कट गया ना, कितना आ गया, आ गया। 2m की स्क्वायर कितनी होती है, एक्स स्क्वायर 1 बटे एक्स स्क्वायर और प्लस 2, प्लस का 2 इधर जाके माइनस का 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर, यानी इसका मान कितना आ गया 4m स्क्वायर माइनस 2 आ गया। ये यहाँ रख दो, 4m स्क्वायर माइनस 2 रख दिया, 2 का भाग लगा दो। यहाँ जो होता ना, इसका मतलब ये इसके भाग में भी है और ये इसके भाग में भी है, 2 का भाग इसमें लगाएंगे तो 2 दूनी 4, तो 2m स्क्वायर आ जाएगा। 2 का भाग इसमें लगाया तो 2 एका, तो इनका माध्य कितना आ गया 2m स्क्वायर माइनस 1। कैसे किया, दोबारा देखना, आपको इन दोनों का माध्य दे रखा था, आपने इसका माध्य निकाल लिया, ठीक है, कि दोनों का माध्य दे रखा है, तो 2 इधर चला गया, x प्लस 1 बटे x का मान आ गया 2m, ठीक है। अब आपको इन दोनों का माध्य निकालना हो, तो किन्हीं भी दो संख्याओं का माध्य कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देते हैं, इतना ही करते हैं। इसका मतलब आपको इस वाले का मान ज्ञात करना पड़ेगा, तो माध्य निकल जाएगा। इसका मान हमने कैसे निकाला, इसकी सहायता से ये फॉर्मूला लगाया, a प्लस b की स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a। अब a प्लस b, a और b का मान रख दिया, a और b क्या है x और 1 बटे x, इसका स्क्वायर 2 गुणा में पहली और दूसरी संख्या। हल किया, हल करके हमने क्या किया, इसका मान निकाल लिया ना, और इनका मान निकालने के बाद वापस इसमें रख दिया और उत्तर आ गया अपना। अब क्या होता है कि इसकी ट्रिक बताते हैं, कि हम इसकी ट्रिक बताएंगे कि ये क्या होता है। ट्रिक बताओ बढ़ती कैसे, यहाँ देखना ट्रिक यहीं पे है, जो कहता है ना ट्रिक के अकॉर्डिंग नहीं चलना चाहिए। क्यों, क्योंकि सवाल तो कैसे भी बना सकता है, सवाल की भाषा बदल दी, अब वो ट्रिक किस काम की रहेगी। इसलिए जो एक्चुअल चीज है आप उस पर चलो, ये डिटेल से करना ये सही है। अब कैसे भी सवाल बना दें, हमें तरीका पता है कि इस तरीके से करना होता है। जैसे स्क्वायर वाला मान ज्ञात करना था, तो हमने इसकी स्क्वायर करके कर दिया। 3 घात का करना होगा तो 3 घात वाला फॉर्मूला लगा के कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, तरीका पता है। लेकिन ट्रिक है वो 1-2 सवालों में काम करती है, नया बना दे तो नहीं करती। अब इसकी देखना ट्रिक कैसे बनती है, यहाँ देखना कैसे बनी, कि आपने ये वाली चीज की ना, आपने यहाँ पे देखो x प्लस 1 बटे x की स्क्वायर की, तो ये आपको मिला, यानी ये वाली चीज मिली आपको। सवाल तो समझ आ गया ना, यहाँ देखना, यहाँ से आपको क्या मिला, x प्लस 1 बटे x की स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ से अगर इसका मान निकालो तो ये 2 इधर आके घट जाएगा ना, यानी कि x स्क्वायर 1 बटे x स्क्वायर का मान इसको इधर ले आओ, यही आया। इसका मान इसमें से ये 2 घटा लिया, यही आया ना। अब ट्रिक वो कैसे बनाते हैं कि ये मान किसके बराबर होता है, कि आपके पास इसका जो क्या है x प्लस 1 बटे x का जो समांतर माध्य दे रखा है, इसको क्या मानते हैं हम, कोई a मान देते हैं, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस 2, कि जब ये आपको अगर स्क्वायर का मान ज्ञात करना हो तो उसकी ट्रिक है a स्क्वायर माइनस 2, यानी a क्या है, पहले जो संख्याओं का माध्य दिया उसका स्क्वायर करो और 2 घटा दो, तो ये शॉर्ट ट्रिक है, बड़ी तो इसी से ना। अब 3 घात करोगे तो आपको बता दिया जाएगा कि a की क्यूब माइनस 3a कर दो। a क्या है, ये वाला मान, इनका जो समांतर माध्य होता है ना, इनका जो समांतर माध्य होता है वो किसका मान होता है, a का मान होता है,
यानी ये जो मान होता है ना, ये a का मान है। तो अगर आपको क्यूब करनी है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन एग्जाम में तो इनकी 5 घात का भी पूछ लिया, अब क्या ट्रिक लगाओगे? नहीं लगा सकते ना। ये कब काम करती है? जब आपको सवाल करना आता हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सवाल को कैसे करते हैं उस पे फोकस करो, ना कि ट्रिक्स पे। सबसे बेस्ट तरीका होता है कैसे भी घुमा के सवाल दे दिए जाएंगे, आप कर पाओगे, ट्रिक्स पे मत जाना, ठीक है? क्योंकि ट्रिक्स इतनी हजारों होती है, वो याद भी नहीं रहेगी। अब इसी सवाल को देखो, जैसे ये था, अगर इसी में आपको कह दिया जाता कि 3 घात का माध्य निकालो, x की घात 3 और 1/x की घात 3, इसका माध्य निकालो, तो कैसे करते? तो भी सेम वही, आपको माध्य कैसे निकालना है? 2 संख्या हैं, दोनों का योग करके 2 का भाग देते हैं, इनका माध्य निकल जाएगा ना। इनका माध्य निकालने के लिए आपको इसका मान निकालना पड़ेगा। और 3 घात किस में आती है? a की क्यूब प्लस b की क्यूब। किस में आएगी? आपके पास फॉर्मूला होगा a प्लस b की क्यूब। क्या होती है? a की क्यूब, b की क्यूब, 3ab और a प्लस b। पहला कहता मेरी क्यूब, दूसरा कहता मेरी क्यूब। 3 को आया गुस्सा, दोनों को पास बिठाया, फिर भी वो पहले के जैसे झगड़ रहे हैं। बताइए ना ये बात। अब यहां से निकालो x प्लस 1/x की क्यूब क्या होगी? पहला कहता मेरी क्यूब, दूसरा कहता मेरी क्यूब, 3 को आया गुस्सा, दोनों को पास बिठाया, और फिर भी वो पहले के जैसे क्या कर रहे हैं? झगड़ रहे हैं। यही बात थी ना। अब यहां मान रखो x प्लस 1/x, पहले चलो हल कर दो, ट्रिक भी बन जाएगी। इसको इससे काटोगे तो x प्लस 1/x की क्यूब प्लस x क्यूब सब बराबर ये ना, इसको इधर लाके घटा लो, x प्लस 1/x की क्यूब माइनस 3 गुणा में x प्लस 1/x बराबर क्या आ गया? x क्यूब प्लस 1/x की क्यूब। और ये वाला क्या था? 2m था। यानी अगर मैं इसको मान लूं कि ये a है, तो ट्रिक क्या बन गई? a की क्यूब माइनस 3, इसका मान भी क्या है? a। ये ट्रिक है, बन गई ना ट्रिक, है ना? तो हमें ट्रिक्स पे नहीं जाना, हमें डायरेक्ट ही क्वेश्चन करते हैं। अब इसका मान देखो, x प्लस 1/x का मान कितना है? 2m। तो 2m की क्यूब कितनी होगी? 8m की क्यूब। 3 गुणा x प्लस 1/x का मान कितना? 2m। इसको 2m से गुणा करो, कितना आ गया? आगे ना ये मान, इस मान को यहाँ रख दो बस। क्या आएगा? 8m क्यूब 6m/2। 2 का भाग किसमें लगाओ? 4m की क्यूब, किसमें लगाओ? 3m। ट्रिक की जरूरत ही नहीं, आप बेसिक फ्लो से चलो, ठीक है? स्क्रीनशॉट देखो। ठीक है, m कॉमन ले लो इनमें से, 4m स्क्वायर माइनस 3, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है और इसमें ऑप्शन ये की जगह ये दे रखा है, तो थोड़ा सा बार बार बताया गया है, आंसर को थोड़ा ध्यान से देखा करो और फिर ऑप्शन को भी थोड़ा हल कर लिया करो कि ये बढ़ रहा है क्या। ठीक है, अब 4 घात निकालनी होती तो क्या करते भाई? चार घात कैसे बन सकती है कि हम 2 घात को 2 घात से गुणा करें। चार के लिए तो और ट्रिक हो जाए,
लेकिन हम क्या करते हैं, बेसिक तरीके फॉलो करके देखते हैं, उनसे क्या पता बन जाए। तो 4 घात है या तो 4 घात का तो हमें फॉर्मूला याद नहीं है, तो हम 2 घात को अगर 2 घात से गुणा करते हैं तो भी हमारे पास क्या बन जाएगी, 4 घात बनने के चांस है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्या करके देखते हैं, स्क्वायर। क्या करना है, पहला कहता मेरी स्क्वायर, यानी 2 को 2 से गुणा किया 4 हो गया। दूसरा कहता मेरी स्क्वायर, 2 को आया गुस्सा, दोनों को पास बिठाया। कहाँ पे है, यहाँ यहाँ क्या, अच्छा हाँ ये तुम्हारी है 2 आएगा। ठीक है, ये वाली चीज समझ आई क्या। अब आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे निकालोगे, स्क्वायर करके 2 घटा दोगे। क्या करोगे, स्क्वायर करके 2 घटा दोगे। कितना आया था वो अपना 4m² - 2, यही आया था, ये यहां लिख दो, 4m² - 2 का स्क्वायर। इससे ये काट दिया, कितना आया था 2। अब ये 2 इधर आके क्या होगा, घट जाएगा। पहले इसकी स्क्वायर खोल लोगे, पहला कहता मेरी स्क्वायर, दूसरा कहता मेरी स्क्वायर, 2 को आया गुस्सा, गुस्सा मतलब ये बीच वाला निशान लेके आता है वो। ठीक है, 2 को गुस्सा आता है, दोनों को पास बिठाया, 2 दूनी 4, 4 चौके 16m²। बराबर प्लस का 2 भी इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2। समझ आ गई, यानी अगर 4 घात में बात आए तो आप स्क्वायर की स्क्वायर करके भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो स्क्वायर की तो स्क्वायर का मान तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये रखा यहाँ पे स्क्वायर की, ये आ गया, प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2, क्या बचा 16m², 16m², 4 में से 2 गए तो 2, इसका मान आ गया ना। अब इसको यहाँ रख दो, 16m², 16m² प्लस 2, और 2 का भाग लगाना है, तो मध्य निकालना है ना, तो क्या आएगा आंसर 8m², 8m² प्लस 1। समझ आएगी बात। इस तरह से आप 4 घात भी निकाल सकते हो। 5 घात आ जाए तो क्या करना है, आया भाई, 5 घात आ रही है तो आप 2 घात और 3 घात का मान तो निकाल सकते ना, 2 घात और 3 घात का गुणा कर देना तो 5 घात हो जाएगी। फोटो खींचनी इसकी, खींच लो फिर 5 घात का। मेरे हिसाब से शायद किसी में आया हुआ है 5 घात का, इसलिए मैं आगे तक आपको बताने की कोशिश करती हूँ। यानी कहने का मतलब अगर किसी भी घात का पूछ लेना तो आपको तरीका पता होना चाहिए कि आपको करना कैसे है। 4 घात थी तो 2 घात की 2 घात कर दी, मतलब 4 घात का मतलब क्या था, आपने 2 घात की स्क्वायर की थी, इसका मतलब आपने 2 घात को किससे गुणा किया था, 2 घात से गुणा किया था। तो घातें जुड़ जाती ना गुणा करने में, तो 4 घात आ गई। अगर आपको करनी है 5 घातें, 5 घात का अगर आपको माध्य निकालना है तो आप 2 घात को किससे गुणा करोगे, 3 घात से। 5 घात हो जाएगी ना, करके देखो गुणा क्या बनाना है, इसका इससे गुणा करोगे, पहले का पहले से गुणा करोगे, x की घात 5, 2 घात और 3 घात जुड़ के 5 घात हो जाएगी। x उसके पे इससे गुणा करो, फिर इसको इससे गुणा करोगे, फिर इसको इससे गुणा करोगे, 1/x² गुणा 1/x की घात 3, और ये क्या था x² गुणा x की घात 3। ऐसे ही कर देना, पहला जाता है इसका दोनों के साथ गुणा होता है, फिर दूसरा जाता है उसका भी दोनों के साथ गुणा होता है। ये सारी चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब क्या बना, इधर तो यही है,
और इस तरफ क्या बना, x की घात 5, इससे ये काट दी 1/x, इससे ये कट गया x, और इसमें क्या बना, यही बना। आपको किसका मान चाहिए, इसका और इसका चाहिए ना, तो ये वाली संख्या इधर कहाँ जाएगी, माइनस में, तो क्या बन गया x² 1/x², x³ 1/x³, और इसको इधर ले आओ क्योंकि ये प्लस का x इधर जाके माइनस का, ये भी माइनस का, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस बाहर निकाल के इस तरह से, और इधर क्या बच गया x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5। अब इनके मान आप निकाल सकते हैं, इनके मान आपको पता होते हैं, रख के इसका मान भी निकाल सकते हैं। समझ आ गई ना बात, इस तरीके से आपको करना, 5 घात आ जाए तो समझ आएगी ना, 4 घात आए तो 2 घात को 2 घात से गुणा कर लो, यानी उसका शेयर कर लो, 5 आए तो 2 घात को 3 घात से गुणा कर लो, आप सोल्व कर लो उसको। समझ आ गई क्या चीजें, इस तरह से आप आगे से आगे सवाल निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आपको दे रखा है ए बी सी का मध्य m है, क्वेश्चन दे रखा है ए बी सी का मध्य कितना दे रखा है, m दे रखा है। जब भी ऐसी बात आपको बता दिया जाए तो पहले उनको लिख लिया करो कि कोई 3 संख्या उसका मध्य दे रखा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि तीनों को जोड़ के अगर मैं 3 का भाग लगाऊं तो कितना आएगा, m आएगा, इसका मतलब तो यही होता है, ठीक है। तो a प्लस b प्लस c बराबर कितना आ गया, 3m आ गया, हमें ये चीज मिली इतनी बात से। अब आगे बढ़ते हैं, आगे कहा है कि a b b c c a 0 है, और क्या दिया है a b b c और c a क्या है 0 है। और आपको याद क्या करना है, आपको याद करना है a² b² c² का मध्य ज्ञात करना है। मतलब कैसे करेंगे इसका मध्य, तीनों संख्याओं को जोड़ के 3 का भाग लगा देंगे, मध्य ज्ञात हो जाएगा ना, ठीक है। अब ये मध्य कैसे ज्ञात करोगे भाई, अगर आपको इन तीनों का जोड़ मिल जाए तो उसमें 3 का भाग ही तो लगाना है, मध्य ज्ञात हो जाएगा। मतलब अपना मेन काम क्या है, a² प्लस b² प्लस c² का मान ज्ञात करना है। और आपको दिया क्या है, a b b c c a का दे रखा है, और a प्लस b प्लस c का मान भी आपको पता है। इन तीनों से संबंधित कोई फॉर्मूला था क्या भाई, क्या था, a प्लस b प्लस c की स्केल क्या थी, पहला कहता मेरी स्केल, दूसरा कहता मेरी स्केल, तीसरा कहता मेरी स्केल, 2 को आया गुस्सा, पहले इन दोनों को पास बिठाया, फिर इन दोनों को पास बिठाया, और फिर इन दोनों को पास बिठाया, था ना ये फॉर्मूला। इसमें ये तीनों चीजें आ रही है, a प्लस b प्लस c भी आ रही है, a² b² c² भी आ रहा है, और a b b c c a भी आ रहा है। अब मान रखो यहाँ पे a प्लस b प्लस c का मान कितना है, 3 है, स्क्वायर कर दी। इसका मान हमें ज्ञात करना है, तो इसको ऐसा वैसा ही रखो। इन तीनों में से मैं 2 को कॉमन ले लूं क्या, तो क्या बचेगा, a b b c और c a, और उसका मान कितना है, 0, उसका मान कितना है 0, ठीक है। तो यहाँ से a² b² और c² का मान कितना आ गया, 9m आ गया ना। अब इसी का मान ही तो चाहिए था, मिल गया, वहां रख दो, हल हो गया। कितना मान है इसका, 9m² बटे 3, तो कितना आ गया, 3m। मेन फॉर्मूले याद होना चाहिए, और फॉर्मूले से जो पूछा है उसका मान क्या करो, पहले भी ऐसे किए थे ना, और फिर आप क्या कर सकते हो, इनका हल कर सकते हो। समझ आ गई क्या बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई,
कंडीशन दे रखा है ABC का माध्य M दे रखा है, इनका माध्य आपको ज्ञात करना है और शर्त आपको क्या दे रखी है 1/a 1/b बराबर माइनस का 1/c ये दे रखा है। इस माइनस को इधर ले आऊं तो ये प्लस का हो जाएगा ना, इधर क्या बचेगा फिर इनका लघुत्तम लो A तो है यहाँ पे तो BC का 1 से गुणा, B तो है तो कितना आ जाएगा AC, C तो है तो कितना आ जाएगा बराबर 0। तो ये कहाँ जाएगा इधर गुणा में, तो 0 से कोई चीज गुणा होती है क्या हो जाती है 0, तो क्या बचा AB BC और CA, इसका मान कितना आ गया 0। ये तो पहले वाला सवाल बन गया, बढ़ गया ना। तो यानी कि अगर ये वाली कंडीशन भी दी हो तो इसका मतलब है कि यही वाली आपको कंडीशन दे रखी है, इस चीज का ध्यान रखना। और जब इसका मान दे रखा है इसका मान दे रखा है तो a² + b² + c² का मान हमने निकाल लिया तो कितना आया था 9m², और 3 का भाग दिया तो 3m²। अब ये पीछे वाले सवाल के जैसे बन गया, समझ आ गई ना। तो आपको इसकी बजाय ये वाली शर्त भी दी जा सकती है या ये वाली शर्त भी दी जा सकती है, कैसे भी लिख सकते हैं, याद रह जाएगा ना, कर सकते ना साहब, ठीक है। और यही सवाल इनमें से एक सवाल है जो अभी करवाए हैं, वो उसमें संस्कृत डिपार्टमेंट में भी आया था ये वाले सवाल, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है वो देखो, आपको दिया हुआ है कि ABC का माध्य M1 है, A² B² का माध्य है वो M2 है, और फिर कह रहा है AB BC और CA आपको ज्ञात करना है AB BC और CA का माध्य है वो आप ज्ञात करो। सेम वैसे ही करोगे क्योंकि इन तीनों में ABC A² B² C² AB BC और CA इन तीनों में एक ही संबंध होता है, वही अपना फॉर्मूला, इसको ऐसे लिख लिया पहले। अब करो A + B + C का स्क्वायर, A² B² C² 2 AB BC और CA, दो को कॉमन निकालने में तो ये बचता है, मान रख दो। A + B + C का मान कितना हो गया 3m1 की, इसको भी थोड़ा लिखो भाई, A² B² और C² का मध्य कितना आया m2, दिया ना इसका मध्य m2, तो इसको भी तो लिखना पड़ेगा ऐसे। तो यहां से देखो A² B² और C² का मान कितना आ गया 3m2। आपको दूसरी चीज ये मिली, यहां रखो A² B² C² का मान कितना है 3m प्लस 2 गुणा में AB BC और C। आपको इनका माध्य निकालना है तो आपको क्या चाहिएगा, इनका माध्य निकालना है तो AB BC और CA बटे 3, यानी इसका मान चाहिए ना AB BC CA का, तो यहां से इसका मान निकाल लो। क्या करोगे 3m1 की स्क्वायर क्या होता है, और ये प्लस का 3m2 कहां जाएगा माइनस का 3m2 बराबर 2 गुणा में AB BC CA, गुणा का 2 कहां जाएगा भाग में, इधर क्या बचा AB BC CA, माना गया ना इसका, ये मान वहां रख दो। क्या रखोगे, इसका मान कितना है 9m1² 3m2 बटे 2, और बटे में और क्या है 3, तो गुणा का निशान लगाना पड़ेगा क्योंकि संख्याएं हैं, चर होते तो सीधा लिख देते, 2 3 अब 2 गुणा 3 का इसमें भाग भी लगाना है, तो कैसे लगाओगे 3 3 9, तो 3m1 की स्क्वायर बटे 2, इसमें भाग लगाया तो 3 से 3 कट गया 2 बच जाएगा m2 बटे कितना आ जाएगा, ठीक है। या फिर
सकते हैं, दोनों में 2 है तो कॉमन ले लो, 3m1 स्क्वायर माइनस m2 बटे 2। समझ आ गया? तो आपको इस तरह का आंसर भी मिल सकता है, इस तरह का भी मिल सकता है, इस तरह का भी मिल सकता है। ठीक है, कहने का मतलब आपको तरीके पे ध्यान देना है, कोई ट्रिक पे ध्यान नहीं देना। अब तरीके से किया तो सारे सवाल हो गए ना। अब अगर ऐसा आता तो इसकी कोई ट्रिक थोड़ी बनाते, हर किसी की ट्रिक नहीं बनती, तो आप पैटर्न पे जाना। ठीक है, सारे सवाल हो जाएंगे। अब औसत के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, वो इसी से रिलेटेड हैं। ठीक है, वो हम अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।